ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने लेकर आए हैं आपके देश के 125 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि और देश के पहले नागरिक राष्ट्रपति के पद की घटती गरिमा के मुद्दे को लेकर। और अब तक हर कॉलर ने यह कहा है कि यह गरिमा घट रही है। ये कैसे कैसी घटी ये भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले कई कॉलर अपने इस देश के प्रथम नागरिक की घटती गरिमा की चिंता व्यक्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनमें से कुछ लोगों की प्रतिक्रिया सुनते हैं। नमस्कार जी। बोलिए जी, बहुत लज्जाजनक है कि हमारे इस देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए ये सब कुछ हो रहा है। मैं मीडिया के थ्रू सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे आम शोज, जैसे डांस प्रोग्राम्स होते हैं या बाकी प्रोग्राम्स में लोगों की राय जानी जाती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, SMS का सहारा लिया जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये निर्णय भी आम जनता को ही लेना चाहिए कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, क्योंकि मीडिया ने हर एक के बारे में आम लोगों के मन में ये चीज बता दी है कि कौन गलत है और कौन सही है। मैं तो दर्शन चैनल के थ्रू ये बात सबके सामने कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति चुनाव भी आम जनता की सहमति से ही होना चाहिए। किसी भी नेता या किसी भी राजनीतिक पार्टी को ये हक नहीं है कि आम जनता के अरमानों के साथ खिलवाड़ करें। होते होंगे वो अपने साथ जो भी करे, उससे हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति एक सबसे बड़ा पद माना गया है और हम ये चाहते हैं कि आम जनता की सहमति से ही उनका निर्णय होना चाहिए। धन्यवाद। देश के हमने इस पर बिंदास भी किया था, हालांकि हमने प्रधानमंत्री के ऊपर किया था कि क्या देश के प्रधानमंत्री को सांसद चुनने के बजाय सीधा देश चुने, क्योंकि उससे प्रधानमंत्री को राजनीतिक दलों द्वारा और सांसदों द्वारा ब्लैकमेल की घटना रुक सकती है। लेकिन ये भी बात है, हालांकि हमारे देश में इतना बड़ा चुनाव करने में बड़ा खर्चा आएगा, लेकिन 5 साल तक किसी अनचाहे व्यक्ति को हमारे प्रतिनिधि के तौर पर झेलने से अच्छा है कि इतना खर्चा करके हम देश में सार्वत्रिक चुनाव करें जो कि राष्ट्रपति के लिए सीधे जनता वोट करे। अच्छा सुझाव है। और एक कॉलर की बात सुनते हैं। नमस्कार। हाँ सर, हम ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रपति का जो पद है इतना गरिमापूर्ण है और उस पर जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और उसको नॉमिनेट किया जाता है, तो इससे देश में क्या संदेश जाएगा? पूरा देश देख रहा है उनकी तरफ कि क्या हो रहा है। मतलब हर राजनीतिक पार्टी अपने आप में अपना प्रत्याशी लेकर जा रही है, लेकिन उसकी स्वच्छता और पवित्रता का उसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। तो हम लोग क्या आशा करें देश से? बिल्कुल, धन्यवाद। साधारण राजनीतिक संकेतों को जब ध्यान में नहीं देखा जा रहा है, ध्यान में नहीं लिया जा रहा है, तो गरिमा पवित्रता की बड़े बड़े बातों को तो ये लोग सोचते तक होंगे क्या, ये भी सवाल है। और एक कॉलर से बात करते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए ना सर। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कांग्रेस का खेल रचा हुआ है, क्योंकि आज तक तो ऐसी ऐड कभी आई नहीं किसी पर के राष्ट्रपति की। धन्यवाद कॉल करने के लिए। शायद यह कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है या कॉलर अपनी पूरी बात को रख नहीं पाए हैं। हम कहेंगे कि अपनी बात को रखते समय बेबाकी से रखें, डरे नहीं, पहले सोच ले कि आप क्या बोलना चाहते हैं और फिर कॉल लगाए तो आप अपनी बात को ज़्यादा अच्छी तरीके से कह पाएंगे। हम आपको दिखाते हैं क्यों ऐसा हम कह रहे हैं कि गरिमा घट रही है। देखिए कुछ घटनाएं आपके सामने। ये रिपोर्ट। भारतीय राजनीति आज जिस ओर रही है उसको लेकर अब कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। इस दौर में अब सवाल यहाँ तक उठने लगा है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का बैकग्राउंड क्या हो, उसकी जाति क्या हो, वह किस पार्टी से संबंध रखता हो, वो चाहे जिस क्षेत्र से आए, मूल शर्त यही रहती है कि वह चीजों की बेहतर समझ रखने वाला हो और सभी के लिए स्वीकार्य हो। साथ ही उसकी निष्पक्षता पर किसी को संदेह नहीं हो। राष्ट्रपति का पद बेहद सम्मानित और मर्यादापूर्ण होता है। इस पद की गरिमा बरकरार रखने की क्षमता जिस व्यक्ति में हो वो राष्ट्रपति बनने के योग्य हो सकता है। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद होता है और इस पद पर बैठे व्यक्ति के पास बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील अधिकार होते हैं। मगर इस दौर में सवाल यहाँ इस ओर बढ़ने लगा है कि क्या वाकई ये सब आज देश की राजनीतिक व्यवस्था में सटीक बैठता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन और APJ अब्दुल कलाम का कोई सीधा राजनीतिक संबंध नहीं था। हालांकि राजनीति से संबंध नहीं रखने के बावजूद इन सभी ने उत्तरदायित्व अन्य राष्ट्रपतियों की तरह ही बेहतरीन ढंग से निभाए।
फिर भी हमारे देश में अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनमें कम ही ऐसे थे जिनका संबंध राजनीति से ना रहा हो। मसलन राष्ट्रपति को कई तरह के विधेयकों पर अपनी मंजूरी देनी होती है। देश के प्रथम नागरिक के चयन को लेकर संकीर्ण राजनीति के चलते इस पद की गरिमा दिन प्रतिदिन गिर रही है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज हर राजनीतिक दल इस कदर हो हल्ला मचाए हुए है जैसे देश में आम चुनाव हो रहा है। हर कोई अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगा है। इस बार राष्ट्रपति चुनाव के राजनीतिक गलियारों में ज्यादा हलचलें इसलिए हो रही हैं क्योंकि 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इसका भरपूर लाभ उठाया जा सके। मगर सवाल यहाँ इसलिए खड़ा होता है कि राष्ट्रपति का पद भी आज के दौर में राजनेताओं के लिए उतना ही अहम साबित हो रहा है जितना देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री का पद है। अगर सवाल जायज है तो जाहिर है कि इस पद की गरिमा भी उसी तरह गिर रही है जैसे आज के मंत्रिपरिषद की। मामला चाहे राष्ट्रपति का हो या उपराष्ट्रपति का, सियासत इस कदर हावी है कि पद और सम्मान से बड़ा वोट बैंक कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ भी हालात ऐसे ही हैं, यानी ऊहापोह की स्थिति हर जगह हावी है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद निसंदेह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पूरे विश्व में भारत का उपराष्ट्रपति ही ऐसा है जिसे कार्यपालिका का भी अंग माना गया है और विधायिका का भी। मगर आज के दौर में सियासत और वोट बैंक इस कदर राजनीतिक दलों पर हावी हो गया है कि राष्ट्रपति का पद भी सत्ता के अखाड़े में दब कर रह गई है। तो राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति पद की भी गरिमा का क्या खिलवाड़ होता रहा है हम देख रहे। हमीद अंसारी को राष्ट्रपति बनाया जाए या नहीं, ये जब चर्चा चली तो कई राजनीतिक दलों ने यह कहा कि इनकी हैसियत इतनी बड़ी नहीं लगती कि देश के राष्ट्रपति बने, तो क्या इनकी हैसियत उपराष्ट्रपति बनने लायक भी है या नहीं। लेकिन ये हो रहा है और आप हम इसे खुले आंखों से देख रहे हैं क्योंकि हम शायद कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम हमें कॉल करके अपनी बात को रख तो जरूर सकते हैं। कई कॉलर अपनी बात को रखना चाहते, मौका देते एक एक करके सबको, देखते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगे हैं वो देश का राष्ट्रपति जैसा पद जो है वो ग्रहण करे, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं देश के सभी जो मतदाता हैं, सांसद और दूसरे, उनसे निवेदन करूंगा कि इस बात को ध्यान रखें, देश की प्रतिष्ठा को ना गिराएं, क्योंकि पनडुब्बी सौदे के अंदर घराना के द्वारा इन पर आक्षेप लगाया गया है। तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना देश का दुर्भाग्य माना जाएगा। धन्यवाद। और एक कॉलर के बाद चलते हैं, उनको भी अपनी बात रखने का मौका देते हैं। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सर। क्या कहना है आपका? सर मेरा ये कहना है सर कि जिस तरह की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव होता, इसी प्रकार से आम नागरिक के हिसाब से चुनाव होना चाहिए। क्योंकि हाँ सर, हेलो। हाँ, क्योंकि हमें जो देश का जनता है उनको पता ही नहीं होता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे, राष्ट्रपति कौन होंगे, मुख्यमंत्री कौन होंगे। मानता हूँ कि इस पे चुनाव का खर्चा कुछ ज्यादा जरूर आएगा, लेकिन इसमें यह है कि वो निष्पक्ष रूप से, अगर वो निष्पक्ष रूप से अगर उनको चुनाव होता है, आम जनता चुनेंगे, कि किसी भी पार्टी या किसी राजनेता के दबाव में ना करके निष्पक्ष रूप से फैसला करेंगे। और यही मैं चाहता हूँ कि जो भी आम मतलब जनता जो है, बिल्कुल। धन्यवाद। चुनाव और भी ये प्रतिक्रिया इसके पहले भी आई है। हम कहेंगे कि नए से नए मुद्दों को लाएंगे तो हम शायद ज्यादा अच्छा मंथन कर पाएंगे। एक और कॉलर। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। सर जी, मैं जम्मू से विजय कुमार बोल रहा हूँ। बोलिए। तो ये प्रोग्राम देख रहा था आपका, देखकर वो दिल में दुख भी होता है कि हमारे देश में कोई ऐसा राष्ट्रपति इंसान नहीं है जो बिल्कुल साफ सभी का हो, जैसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे पुराने प्रधानमंत्री थे। तो दिल जब देखकर बहुत दुख होता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। हम मैं जीआरके का रहने वाला हूँ, तो आपका जो प्रोग्राम देख रहा हूँ, प्रोग्राम देखने के बाद ये बात था कि आपने फोन लाइन किया, हमारा अपना मन का जो हाल है आपको जाने को दिल करता है। दास यही चाहता है कि कोई ऐसा अच्छा राष्ट्रपति बने जिसके ऊपर कोई भी विरोध
कोई भी रिश्वतखोरी मुनाफाखोरी का कुछ नहीं हो। तो बात यही है। थैंक यू सर। बिल्कुल, धन्यवाद। देश में एक SMS आया है, पांडुरंग एक बोटे पूना से SMS करके कहते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के साथ साथ आप राज्यपालों की भी बात करिए, क्योंकि राज्यपाल भी केंद्र के खिलौने के तौर पर काम करते हैं। राष्ट्रपति के प्रमुख के नाते, प्रतिनिधि के नाते राज्य में बैठते हैं, सरकार के प्रतिनिधि के नाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करते। ये शोभा के पदों को बर्खास्त करना चाहिए। पांडुरंग एक बोटे पूना से मैसेज के द्वारा अपनी बात को रख रहे हैं। आप भी SMS कर सकते हैं, आप भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी बात को रख सकते हैं। हम परिणाम देखते हैं कि क्या होगा जब ऐसे ही इन पदों की गरिमा घटती जाएगी। देश के सर्वोच्च पद की गरिमा खत्म होगी। अगर राष्ट्रपति पद के लिए ऐसे ही राजनीतिक सौदेबाजी होती रही तो आने वाले समय में देश के सर्वोच्च पद के गरिमा तार तार हो जाएगी। राष्ट्रपति का चुनाव आम चुनाव बन जाएगा। जिस तरह से विधायक और सांसद के चुनाव में धन, बल, जाति, संप्रदाय सभी का राजनीतिकरण होता है, वैसे ही राष्ट्रपति पद के चुनाव में भी इन सभी चीजों का प्रयोग शुरू हो जाएगा। देश के आम आदमी का भी राष्ट्रपति पद से विश्वास कम होगा। देश का आम आदमी भी राष्ट्रपति पद की गरिमा को समझता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति पद पर धन, बल का प्रयोग करके उम्मीदवार आएंगे तो ऐसे लोगों पर जनता का विश्वास कितना रहेगा, ये सोचने वाली बात। देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचेगा जब सरकारें अहम में लोकतंत्र को तार तार कर देती हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है जब बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नामित राज्यपाल ने बहुमत की सरकार बनने से रोका था। तब उस वक्त राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने लोकतंत्र की रक्षा की थी। सरकारें राष्ट्रपति को अपने राजनीतिक फायदे के लिए प्रयोग करेंगी। कोई सरकार या राजनीतिक दल जोड़ तोड़ करके अपने उम्मीदवार को जिताएगा तो उस उम्मीदवार से आप संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने की कैसे सोच सकते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि आज फेसबुक पर भी और सोशल नेटवर्किंग साइट के अन्य साइटों के साथ मैसेज के द्वारा APJ अब्दुल कलाम को हमारे दर्शकों ने एक सवाल पूछा है, जो उनकी बुक रिलीज हुई है, जिसके कुछ अंश पेपर में छपे हैं, जिसमें कहा गया है कि सोनिया गांधी को राष्ट्रपति ने, मतलब APJ अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे तब प्रधानमंत्री बनने से रोकने की सलाह दी थी। उनको कहा था, जो भी बातें पेपर में आई थी उसका खंडन APJ अब्दुल कलाम ने जो किया, इससे देश के लोग नाराज हैं और सवाल पूछ रहे अब्दुल कलाम को कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया। क्या कांग्रेस के साथ आपकी जानी दुश्मनी को खत्म कर अपनी इमेज को सुधारने के लिए आपने ये किया है, या तब ये बातें जो सामने आई थी वो गलत या झूठ थी। APJ अब्दुल कलाम को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जब लोग प्यार ज्यादा करते हैं तो उसका जवाब भी चाहते हैं। कॉलर से बात करते हैं। जी नमस्कार सर। बोलिए। जी मैं रमन शर्मा जम्मू से बात कर रहा हूँ। बोलिए। सर आपने जो आज विषय चुना है बड़ा सही विषय आपने चुना है। देखिए मेरा ये मानना है कि जब राष्ट्रपति का इतना बड़ा हम सम्मान देते हैं, उनको देश का पहला नागरिक माना जाता है, तो क्यों ना वो एक मैनिफेस्टो लेकर आए। वो क्यों ना ये लोगों को बताएं कि वो राष्ट्रपति भवन में जब आएंगे, इतने बड़े पद पर आसीन होंगे तो क्या करेंगे, क्या चेंजेस लाएंगे। अदरवाइज हमने पिछले 5 वर्षों में, माफ कीजिएगा मुझे बात कहनी नहीं चाहिए, हमने जिस तरीके से देखा कि कोई भी काम इतने मतलब राष्ट्रपति भवन से किया नहीं गया। अब पिछले दिनों एक शर्मनाक घटना जो असम में हुई, तो मैं ये मानता था कि इतने सर्वोच्च पद पर जो बैठी हुई हमारी महिला राष्ट्रपति हैं, उनके भवन से एक भी टिप्पणी तक नहीं आई। अब जो पंचायतें ऐसे ऐसे फरमान सुना रही हैं, तो इसके खिलाफ कोई चीज आनी चाहिए। औरतों पे इतने अत्याचार होते हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो हमारे बनते हैं, तो वो इंस्टीट्यूशन सिर्फ आप सिंबॉलिक रहते हैं या उनको कोई काम भी करना चाहिए। और इसी तरीके से जो गवर्नर होते हैं रियासतों में, वो देखते हैं करप्शन जो स्टेट की है उसके बारे में कोई केंद्र को वो मतलब बिल्कुल इंटीमेट नहीं करते। तो मुझे लगता है कि अब ये टाइम आ चुका है कि राष्ट्रपति हो या राज्यपाल जो हो, उनको बिल्कुल इलेक्शन होनी चाहिए और उनको मैनिफेस्टो लाना चाहिए। उनको लोगों को बताना चाहिए कि वो क्या चेंजेस लेकर आएंगे। अदरवाइज तो ये होगा ने डिसीजन ले लिया, राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। थैंक यू। धन्यवाद। यहाँ पर एक और भी सवाल बड़े मात्रा में पूछा गया है, खास करके प्रतिभा पाटिल जो वर्तमान देश की राष्ट्रपति है उनको, कि उन्होंने अपने कार्यकाल में पार्लियामेंट पर अटैक करने वाले अफजल गुरु की फांसी की सजा को क्यों लटकाए रखा।
क्या ये उनकी गरिमा को घटाने का सबसे बड़ा कारण नहीं है? ये एक नहीं बल्कि करीब करीब आज सैकड़ों दर्शकों ने इस सवाल को प्रतिभा पाटिल जो वर्तमान राष्ट्रपति है उनको पूछा गया है कि आपने इस पद की गरिमा घटाने में सबसे बड़ा अगर कोई कारण अपने तरफ से किया हो तो वो अफजल गुरु जो पार्लियामेंट पर अटैक करने का आरोपी है, जिसको इस देश में सबसे लंबे समय तक जिसकी दया याचिका को लटकाया गया और उसको उसके पाप की सजा देने के बजाय उसको जीवन दान दिया गया, ये इसकी जिम्मेवार वर्तमान राष्ट्रपति को ठहराने की बात ज्यादातर कॉलर या ज्यादातर सोशल नेटिजन्स कर रहे हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। एक और कॉलर के साथ बात करेंगे, सुनेंगे वो भी क्या कहते हैं। नमस्कार। हाँ बोलिए जी। नमस्कार, नीरज कुमार मोदीनगर से बोल रहा हूँ। बोलिए नीरज जी। जी सर, दो बात कहनी है कि इस देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे सादगी पसंद और उच्च चरित्रवान राष्ट्रपति हुए हैं, और इस देश में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे दार्शनिक और शिक्षाविद हुए हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। इस पद की गरिमा घटी है। सुदर्शन ने बहुत प्रासंगिक मुद्दा उठाया है और इस बात को देश की जनता भी मानती है कि वास्तव में गरिमा गिरी है। आज जो हमारे प्रत्याशी आज मैदान में हैं, प्रणब मुखर्जी हैं, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस देश का बहुत सारा काला धन बाहर है और वहां से एक सूची आई है स्विट्जरलैंड से, और वो 18-20 लोगों के उसमें नाम है। तो क्या वित्त मंत्री रहते हुए जब इनके पास वो सूची है तो वो काले धन की सूची क्या इन्हें देश के सामने नहीं रखनी चाहिए थी? बाबा रामदेव जी और अन्ना हजारे जी के लाख प्रयास के बाद पहली बात तो इन्होंने सूची को छिपा रखा है। ये पहले जब देश के साथ ऐसी बात रखेंगे तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना। दूसरी बात, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में कल अनुज धर की जो पुस्तक छपी है और पूरी मीडिया ने मुद्दा उठाया है, मुखर्जी आयोग के सामने इन्हीं प्रणब मुखर्जी ने यह स्वीकार किया है कि मैं इस बात का गवाह हूं कि ताइवान में जो विमान दुर्घटना हुई इसमें नेताजी की मृत्यु हुई, जबकि तथ्य इनके पास है। नेताजी की मृत्यु उस विमान में नहीं है। देश ये जानता, पूरा देश जानता है इस बात को, और देश जवाब चाहता है प्रणब मुखर्जी से कि हमारे राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्हें हमने पूरा जीवन लगा दिया, क्या उसकी मृत्यु के बारे में हमें हक नहीं बनता कि हम उसके बारे में बताएं? तो मैं ये इनसे प्रश्न करना चाहता हूँ, आप राष्ट्रपति तब बनना, उससे पहले इस पद की अगर गरिमा रखनी है तो देश इन दोनों शब्दों का पूरे दो सवालों का जवाब आपसे चाहता है। आप वित्त मंत्री रहते हुए आपने ऐसा काम किया, तो राष्ट्रपति बनकर आप कौन सी गरिमा गिराने जा रहे हैं? ये बात मैं आपसे द्वारा पूछना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा, और चुनाव के पहले इस बात का, इस सवाल का जवाब खास करके सुभाष बाबू से जुड़ा हुआ जवाब देना होगा। हम आशा करते हैं कि जवाब देने के लिए प्रणब मुखर्जी आगे आएंगे। और एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो, बोलिए। नमस्कार सुरेश जी, मैं सुभाष बोल रहा हूँ। बोलिए सुभाष। सर, मेरा कहना है कि आज भारत में लोकतंत्र कम और सोनिया तंत्र ज्यादा चल रहा है। वो अपनी मर्जी से किसी भी आदमी को संवैधानिक पदों पर नियुक्त कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे वर्तमान राष्ट्रपति और वर्तमान प्रधानमंत्री भी, जिनको जनता ने कभी सुना ही नहीं और बीते 8 सालों से भारतीय प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अब एक बार फिर वही होने जा रहा है। प्रणब मुखर्जी पर इतने सारे आरोप है, पूरी दुनिया ने लगाए, पूरे भारत में लगाए, विदेशों से भी लगे हैं। इसके बावजूद उनका नाम आगे किया जा रहा है। पूरी जनता चाह रही थी कि अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन उसके बावजूद उनके नाम पर सोनिया के द्वारा चर्चा ही नहीं की गई। मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे सोनिया चाहेगी वही इस देश में होगा। जनता का कोई सरोकार रह नहीं गया अब। बिल्कुल, धन्यवाद। और एक कॉलर के पास भी जाएंगे, उनकी बात भी सुनेंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन हम इसके पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी है।